गए हैं परदेसवाना है मोर सैया, गए हैं परदेसवाना ए सखी, का करूं सजनी जतन बता। एही ठैहा मोतिया हेराय गए रामा, एही ठैहा मोतिया हेराय गए रामा, कहवा मैं ढूंढूं, एही ठैहा मोतिया हेराय गए रामा, कहवा मैं ढूंढूं, एही ठैहा। There is another singer who won a competition. She sang with me in the concert in Delhi, Parul Mishra, and she's been given an opportunity and she's done very well. So each time when there's a combination happening, something special happens. I hope this music also is special. अदा है सदा है दवा है दुआ है हो। इश्क अदा है सदा है दवा है दुआ है, इश्क अदा है इश्क सदा है, इश्क दवा है इश्क दुआ है, इश्क बका है इश्क फना है, इश्क वफा है जफा है, इश्क बका है इश्क फना है, इश्क वफा है, इश्क वफा है इश्क जफा है हो। अदा है सदा है दवा है दुआ है हो। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और संगीत। आज की हमारी मेहमान हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर पारुल मिश्रा जी। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच आज के इस लाइव सेशन के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया। आपका। तो पारुल जी, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है ये जो क्वारंटाइन और ये सब कोरोना के चलते लॉकडाउन, घर पे कैसे वक्त आपका व्यतीत होता है? बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये। देखा जाए ना तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस टाइम को अच्छा और बुरा बनाने के लिए। जी तो सबसे पहला तो एस्पेक्ट मैं ये बोलूँगी कि अच्छा इसलिए है क्योंकि हम सब लोग हमारे जीवन में, चाहे वो आर्टिस्ट है चाहे वो नहीं है, सब लोग अपने जीवन की दौड़ में आगे बहुत आगे पहुंचने के लिए इतनी बुरी तरह से भाग रहे थे। एग्जैक्टली। तो उस दौड़ को पॉज करने के लिए ये कोरोना बहुत अच्छा साबित हुआ। बशर्ते इसका एक और पहलू ये है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे परिवार के लोग कि बहुत बहुत ख़ास लोग को ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमारी जो गिनती है कोरोना वायरस से डिजीज़ लोगों की वो बढ़ती जा रही है और ये एक्चुअली बहुत समस्या है बहुत बड़ी इस वक्त। लेकिन इसके चलते बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी हैं, जो लोग अपने घर में बैठे हैं और अपने कला को समय दे रहे हैं, अपने जी परिवार को समय दे रहे हैं, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है देखने का। तो मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा बुरा हो या अच्छा हो, मुझे ऐसा लगता है नज़रिया आप हमेशा अपना एक पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखिए। जी तो क्योंकि हम जो हो रहा है उसको तो नहीं रोक सकते, पर एग्जैक्टली। हम अपनी सोच को एक अच्छी दिशा में ले जा करके जो भी हो रहा है उसमें से एक सकारात्मक सोच को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि बहुत अच्छा समय है, इसको बहुत अच्छे से हमें बिताना चाहिए। हम सबको इस समय में एक साथ रह कर के बहुत एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, पर सोशल मीडिया के बहाने सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे मौका मिला आपको यहाँ पे बुलाने का और आपको सुनने का। मुझे भी बहुत जी अच्छा लगा। जी। थैंक तो यू। क्योंकि आप एक प्लेबैक सिंगर हैं, तो आप हमें बताइए कि आप एक संगीत को लेकर थोड़ा-सा हमें बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और परिवार का घर का कैसा माहौल था इसको लेकर, किस तरह चीज़ें शुरू हुई?
राहुल, मैं एक्चुअली का सही सही उसमें मायने में कहूँ तो प्लेबैक सिंगर आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म के लिए रहमान साहब की एक फ़िल्म अदा के लिए गाना गाया हुँ, और बस एक उस गाने की वज़ह से हम लोग एक पार्श्व गायन के अंदर सम्मिलित हो चुके हैं। जी, जी। वरना देखा जाए तो मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ़ गाने ही गा रही हूँ। अब वो उसको किसी भी चीज़ का हम लोग रूप दे सकते हैं, चाहे जी। वो पार्श्व गायन का, चाहे वो गायिका का, चाहे वो लोक गायिका हुँ, का। हुँ। तो मैं मेरा जो एक अपना व्यक्तिगत रुझान है वो लोक संगीत में बहुत ज़्यादा है। मैं यूपी अच्छा, से बिलॉन्ग करती हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से, क्या बात है। और मैं हमेशा से लोक संगीत की तरफ, चाहे वो कहीं का भी लोक हो, हुँ, चाहे वो यूपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, असम का हो, कहीं का भी हो, मुझे फ़ोक के प्रति एक अलग रुझान हमेशा से रहा है। और मैं अपने आप को सिर्फ़ इतना समझ सकती हूँ कि मैं अपने आप को एक ऐसा दर्जा फ़िलहाल ये दे सकती हूँ कि मैं लोगों तक पहुँचाने का एक ऐसा संगीत, हुँ, जो कि कहीं लुप्त होता जा रहा है, उसका एक एग्ज़ माध्यम बन जाऊँ। और सच बताऊँ तो मेरा भी, मुझे नहीं पता है मेरा भी ज्ञान कितना है इस बारे हुँ, में, लेकिन मैं जितना समझती हूँ संगीत को, मैं वो दूसरों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने संस्कृति से जुड़ें, चाहे वो संगीत के माध्यम से ही सही। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ोक जब हम गाते हैं ना, तो हमें हमारी जीवन शैली पता चलती है, जो जी, हमारी बिल्कुल। पुरानी जी, सभ्यता है। तो जी। उस सभ्यता से हमारी आज की संस्कृति जो है वो दूर होती जा रही है। तो हुँ, इसी बहाने एक अच्छा मौका होगा कि सब लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकें, हमारी उस संस्कृति से कनेक्ट हो सकें। और बाकी पार्श्व गायन, मैं आपको सच बताऊँ तो ये मुंबई में बहुत एक प्रचलन है इस चीज़ का कि अरे प्लेबैक सिंगर हैं, ये तो प्लेबैक बहुत फ़िल्मों के सही लिए है, गा सही है। चुके हैं। हुँ, और मैं सच बताऊँ राहुल, मैं इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 और 7 इयर्स आई एम लिविंग हियर इन मुंबई। जी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, शुरुआत जब हुई तो बॉम्बे शिफ्ट होने का सबसे पहला रीज़न ही यही था कि मुझे तो प्लेबैक करना है। हुँ, और जब मैं यहाँ पर आई तो मैं सच बताऊँ, मुंबई दिल्ली में रह कर के मुझे ज़्यादा नज़दीक लगती थी। लेकिन जब ओह! मुंबई आए तो पता चला बहुत ये दूर मुंबई है। बहुत दूर है। दिल्ली दिल्ली दूर है कहते हैं लोग, लेकिन सही है। एक्चुअली मुंबई बहुत दूर है। ये इंडस्ट्री बहुत ही ऐसी है जिसमें बहुत एक सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल में आपको घुसना, उस सर्कल में घुस कर के बहुत अपनी उसको एक पहचान बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और मैं इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जी, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर किसी एक जगह को पाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे एग्ज़ैक्टली। प्लेबैक सिंगिंग करना है या फिर क्या करना है, वो सब मेरी डेस्टिनी में होगा तो डेफ़िनेटली मैं करूँगी, और मैं हर चीज़ के लिए बहुत वेलकमिंग हूँ। पर मेरा जो सबसे पहला रुझान है वो ये है कि अच्छे संगीत को लोगों तक जी, पहुँचाना। अब बिल्कुल। वो माध्यम कोई भी हो, चाहे यही वो होना मैं है। एक स्टेज परफ़ॉर्मर होकर के हुँ। हो जाऊँ या फिर पार्श्व गायन नहीं, करके हो होना भी यही चाहिए। असल में क्या है कि माइंडसेट हो गया है लोगों का कि प्लेबैक सिंगिंग अगर आप करते जाऊँ। हो, फ़िल्मों में गाते हो तो ही आप एक सिंगर या गायक राइट, हो। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, पता है? जी, ये हमारी आज की पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल बात है, हुँ, क्योंकि सब लोग को ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है इस बात का। जी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि बेटा आप जा रहे हो वहाँ तो ये करके आना। सफल तो नहीं ये मानते एक लोग जब तक अनचाहा प्रेशर हाँ, है, दबाव है, जो प्यार के उसमें प्यार की उसमें परोसा जाता है, प्यार की जी, आड़ में परोस दिया जी, जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कोई भी, हम लोगों को नहीं पता है कि कौन-सी चीज़ का कौन-सा फाइनल ये डेस्टिनेशन है कि ये हमें सही, पाना है। हम कहीं पहुँचते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमें थोड़ा और चलना है, थोड़ा और एग्ज़ैक्टली। चल कर के हमें कहीं पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं अपने इस सफ़र में हर एक छोटे-छोटे अनुभव को बहुत एन्जॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। जी, बहुत अच्छा। तो एक बात आप हमें बताइए कि एक परिवार का रवैया कैसा रहा आपकी संगीत को लेकर मेरा शुरू से? परिवार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। हुँ, मैं बहुत छोटी थी तो सच बताऊँ तो मैं संगीत को इतना सीरियसली नहीं लेती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे गाना पसंद है, बट वो सीखना, गुरुजी के हुँ, पास हुँ, जाकर के एक ट्रेनिंग लेना, उसमें मैं जैसे मोस्टली हर बच्चे होते हैं, मुझे जी। मुझे ऐसा लगता था ये काम मुझे नहीं करना है। जिस चीज़ को बोला जाएगा वो मैं नहीं करूँगी। मैं इसके अलावा गाना सुनूँगी, गाना गाऊँगी, सब कुछ करूँगी। बट बचपन में इतना ज़्यादा था नहीं। मैं गाती बहुत थी, बहुत सारे ऐसे फ़िल्मों के गाने या फिर कहीं से कुछ सुन लिया, कुछ लोक संगीत सुन लिया, तो गाती थी। लेकिन जब ट्रेनिंग का वक़्त आया तो पापा बहुत इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर थे कि अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से परस्यू करना चाहती हो, जी, तो तुम इसको सीखो, और हम चाहेंगे कि तुम इसमें हायर एजुकेशन लेकर के एक लेक्चरशिप की
कि जॉब करो और एक योगदान दो संगीत जी। के क्षेत्र में। तो मैंने उस वक़्त उतना सीरियसली सीखा मतलब सीखने में मन नहीं लगा। 2 सीखा मैंने और मम्मी-पापा का योगदान मैं यहीं से कहूँगी कि उस वक़्त हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए जी। और मम्मी-पापा ने मेरे रुझान को देखते हुए मुझे कभी वहाँ से मतलब उस दिशा में चलने के लिए मुझे हमेशा अग्रसर किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा ये चीज़ करना ही करना है, तुम्हें गाना तो पड़ेगा, ना। हुँ, उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा गाओ, तुम्हें अच्छा लगता है और मैं एन्जॉय करती थी। बस एक ही वो था कि कभी भी मैं अगर मन नहीं है सीखने का, आज गुरुजी के यहाँ जाने का मन नहीं है, तो भी पापा हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि आज क्लास का दिन है तो मैं इसे लेके जाऊँ। तो पापा-मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा। मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे यहाँ तक ले आने के लिए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप संगीत को लेके या किसी भी कला को लेके आप किस तरह सोचते हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके गुरुजी या आपकी क्लास जहाँ जाते थे, तो मैं एक छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ कि आपके मेंटर या आप अपना गुरु किसे मानती हैं संगीत के लिए? मेरे सबसे पहले जो मेरे जीवन में सबसे पहले संगीत जिनसे मैंने सीखा है, उनका नाम था श्री प्रकाश पांडे जी। उनकी उम्र तब थी करीब जब मैं उनके पास सीखने गई थी, तो करीब वो थे 68 या ओह! 70 के आसपास उनकी उम्र हो गई थी और काफ़ी ऐसे थे कि मतलब वो हमारे शहर में जो भी टीचर्स थे उनको सिखाते थे। तो किसी ने पापा को सजेस्ट किया कि वो सबसे अच्छे गुरु हैं, उनके पास लेके जाओ। तो मैं गई वहाँ पर और वहाँ गई तो उन्होंने मुझे देख के, मेरी उम्र देख के ये बोल दिया कि ये बहुत छोटी है, इसको मेरा कोई स्टूडेंट सिखा देगा। हुँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सीखने आते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं और अलग से ट्यूशन्स भी लेते हैं। तो मैं किसी को बोलूँगा सिखाने को, तो पापा वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि पापा ने बोला कि अच्छा आप एक दफ़ा सुन लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप बताइएगा फिर कहीं पर। हुँ, पापा को लग रहा था कि नहीं सिखाना है तो इनसे ही सिखाना है। मेरी बच्ची अगर कहीं म्यूज़िक सीख रही है तो सबसे अच्छी जगह सीखेगी हमारे शहर में, जो भी सबसे अच्छा है। तो उस वक़्त मैंने उनको एक गाना सुनाया, तो वो सबको बुलाने लग गए अपने फैमिली में कि अरे मंजरी आओ देखो, कुँवर आओ, बैठो देखो, एक छोटी-सी बच्ची है, अच्छा गा रही है। और तो मतलब गुरुजी को अच्छा लगा कि ये इतनी छोटी-सी है और अच्छा गा रही है, भगवान की दया से थोड़ा बहुत जो भी था मेरे अंदर, वो मैंने अपना उनको दिखाया और सुनाया। तो गुरुजी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं इसको सिखाऊँगा, ये अच्छा गा रही है। तो मैंने करीब 6-7 साल मेरे गुरुजी से सीखा और गुरुजी से सीखने के बाद से मैं फिर बीच में कुछ 2-3 सालों के लिए वहीं गोरखपुर में ही एक शरदमणि त्रिपाठी जी थे, उनसे हुँ, सीखा और वहाँ सीखने के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत के लिए मैंने बहुत सारी जगहों हुँ, पर हिस्सा लिया, जैसे कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी हुँ, और ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। जी, तो इन सारी जगहों पर मैं अपने ज़िले से जीत कर के वहाँ पर जाती थी, जो हमारे यूपी के जितने भी ज़िले हैं, उसमें से जी, जो प्रथम स्थान पाते थे, वो बच्चे वहाँ पहुँचते थे। तो मेरे पापा को ना इन सब चीज़ों का बड़ा वो रहा कि अरे ये तो अच्छा कर रही है मेरी बच्ची। हुँ, एक यूपी में इतने सारे बच्चों जो कि सारे हर ज़िले के सारे जीतने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में से प्रथम आ रही है। तो मेरी बच्ची में कुछ बात है, मैं इसको हुँ, सीरियसली ले सकता हूँ। जी, तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। जी। तो फिर आपको अपना पहला मुंबई आना कब हुआ फिर आपका? मुंबई में आई हूँ करीब 6-7 साल हो गए। 2013 में मैं सारेगामापा एक ज़ी टीवी पे हुँ, सारेगामापा आता है, उसमें सारेगामापा में मैं एक कंटेस्टेंट थी, टॉप 10 फाइनलिस्ट थी, उसमें से एक ग्रेट। थी। और फिर वहाँ पर ऐसा हुआ कि सारेगामापा में मैं हिस्सा लिया तो मम्मी-पापा सब लोग, हमारे शहर के बहुत सारे लोग, होता है ना कि एक बच्चा इतनी दूर तक चला गया, तो मेरा पूरा शहर बहुत एक्साइटेड था कि यस उसने फाइनली टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। जी, तो मैं बॉम्बे आना चाहती थी, इसलिए मैंने सारेगामापा में पार्टिसिपेट किया था। वेरी गुड। क्योंकि मुझे लगता था बॉम्बे आने का इससे अच्छा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। हुँ, मैं दिल्ली से पढ़ रही थी, मैंने 12th के बाद अपना स्टडीज़ म्यूज़िक से ही किया है, म्यूज़िक ऑनर्स। हुँ, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन एमफ़िल। एमफ़िल कर ही रही थी, पापा चाहते थे कि मैं पीएचडी करूँ और मैं वहीं कहीं लेक्चरशिप के लिए लग जाऊँ। बट मेरी इच्छाएँ ऐसी थी कि मुझे लेक्चरशिप नहीं करना है। नहीं करना है। तो बहुत इज़्ज़त है मेरी टीचर्स के लिए। जी, बट मेरा थोड़ा-सा परफ़ॉर्मेंस और अपने प्लान्स होते हैं, थोड़ा अपना एक हाँ, डेस्टिनेशन है। मेरे मेरे अपने प्लान्स और मेरे अपने शौक ऐसे थे कि हुँ, मुझे थोड़ा-सा एक्सपोज़र चाहिए था। तो मैं पापा से कहती रही कि मुझे आना है बॉम्बे,
पापा ने बोला बेटा तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तुमको आगे परस्यू करना चाहिए, अच्छे कॉलेज वगैरह में तुम्हें लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की इन सब चीज़ों के लिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने एक दफ़ा कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि शायद यही है डेस्टिन, शायद पापा कह रहे हैं तो लेट्स डू इट। जी बट अंदर से इच्छा थी, मैंने पार्टिसिपेट किया। देन आई केम हियर इन 2012 सारेगामापा। और सारेगामापा के दौरान मैं टॉप 10 में थी, 2-3 एपिसोड्स तक रही और उसके बाद से मैं एलिमिनेट हो गई। बट मुझे एक चीज़ तब पता लगी कि यार ये शहर, मैं यहीं आना चाहती हूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना है। मैं शायद जो भी जॉब भी करना होगा मैं शायद इसी शहर में, क्योंकि एक शहर की वाइब होती है, मुझे बहुत जी अच्छी लगी थी। ये बॉम्बे जी, में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, कला है, एक अलग एक पैशन है माहौल इस है। सिटी में, एक माहौल है। हम्म, तो मुझे इस सिटी में आना था और एक मैं कह सकती हूँ कि सारेगामापा एक ज़रिया था कि मैं उसी ज़रिए से ही सही मैं यहाँ पर बॉम्बे में शिफ्ट हो पाई। क्योंकि बॉम्बे आने के बाद 1.5-2 महीने हम लोग सारेगामापा के सीज़न के दौरान यहाँ पर बंगलोज़ में रुके हुए थे। तो शहर से थोड़ा मैं वो हो गई थी, फ्रेंडली हो गई थी कि हाँ, ये शहर में मैं रह सकती हूँ। वरना मैं पापा को कॉन्फिडेंटली ये कह नहीं पाती कि पापा मैं फाइनली इधर शिफ्ट होना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, पापा को लगा कि नाउ शी कैन लिव देयर, तो उन्होंने भी वो परमिशन कौन दिया। सा सारेगामा का वो कौन सा सीजन था जहाँ जिसमें आप सारेगामापा एक्चुअली 2012 सारेगामापा, आप अगर सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा। मैं जी, उसमें थी। हुँ। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर आप क्योंकि प्लीज़ देखिए। 2012 से 2020 के बीच का इतनी इतनी हाँ, लंबी दूरी तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, करेक्ट, तो करेक्ट। वो देखना हुँ। अपने आप में एक अच्छा हाँ, अच्छा मैं भी बहुत लगेगा। चेरिश करती हूँ कि अरे वाह! कितना अच्छा है, 8 साल पहले मैं अपने आप को देख सकती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। एक एमटीवी रॉक ऑन करके एक आता था। जी, वो हाँ, ऐसा था कि हम लोग कॉलेज में थे तब। कॉलेज में हमारे बैंड्स हुआ करते थे और बैंड्स का वो कॉम्पिटिशन था। तो मैंने एमटीवी रॉक ऑन में पार्टिसिपेट किया था और मैं उसमें करीब टॉप 6 तक थी और ग्रेट। वो सारे हमारे पूरा बैंड था उसमें। तो मैं अपने बैंड की वोकलिस्ट थी और बहुत अच्छा था, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बॉम्बे मतलब इसी बहाने कई दफ़ा कभी जाना सारेगामापा के होगा। ज़रिए, कभी एमटीवी के ज़रिए, तो ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती थी। मुझे एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको राहुल, मुझे हमेशा से एक्सपोज़र चाहिए था। मुझे लगता ग्रेट, था वाओ! ये कितना अच्छा है ना, कैमराज़, लाइट्स और एग्ज़ैक्टली, परफॉर्मेंसेस, यू आर गेटिंग रेडी एंड यू आर परफॉर्मिंग। उसका एक अलग वो होता सही है, है। उसकी वाइब ही कुछ और है। जी, जी बिल्कुल। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी पहली फ़िल्म आपको कैसे मिली और कैसा अनुभव रहा उस फ़िल्म हाँ। का? मैं 2008 की बात है ये, 2008 में मैं दिल्ली में थी। मैं हुँ, अपने ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर कर रही थी। तो मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया। पोस्टर जैसे सारेगामापा का लगता है वैसे ही। उसका एक पोस्टर था, उसमें ए आर रहमान का फ़ोटो था और उसके जस्ट बगल में एक शैडो थी। वो ओह! शैडो के ऊपर लिखा था कि जो भी इसमें जीतेगा वो रहमान के साथ स्टेज शेयर करेगा। तो मैंने देखा और मैंने ये सोचा कि कितना लकी होगा ना वो जो ऐसा जीतेगा उसको रहमान। मुझे रहमान के साथ स्टेज शेयर करने से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रहमान से मिलना, क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली। रहमान की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ बचपन से। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि वाओ यार, ये तो बहुत अच्छा है, जो जीतेगा उसके लिए कितना अच्छा होगा। हुँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला लेट्स गो यार, हम लोग ऑडिशंस के लिए जाते तो हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। आई वाज़ लाइक अरे कम ऑन यार, ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड होता है, कुछ नहीं है, हुँ, ये रियलिटी कहने की बात है। तो सबने बोला, बहुत इंसिस्ट किया, चलो चलो चलते हैं। देन वी वेंट एंड हमने ऑडिशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, मेरे ख्याल से 2-3 राउंड्स थे और मैं सब क्लियर करती चली गई एंड आई वाज़ देयर क्या इन टॉप बात! 10। एंड टॉप 10 के बाद से टॉप 5 हमारे इलेक्शंस से हुए। दिल्ली हुँ, में बहुत हुँ, सारे रेडियो पे, एक्चुअली 104 एफएम पे ये किया था, फीवर 104 पे। हुँ, और उसमें ऐसा था कि टॉप 5 ऐसे पहुंचना था कि टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को जितने वोट्स मिलेंगे, जो लीडिंग कंटेस्टेंट्स होंगे वो टॉप 5 में आ जाएंगे। जी, तो मैं टॉप 5 में पहुंच गई और जब हम टॉप 5 कंटेस्टेंट्स रहमान के पास गए, हम लोग चेन्नई गए थे उनके उसमें क्या कहते हैं, उनके स्टूडियो। स्टूडियो में। हाँ, स्टूडियो में गए और स्टूडियो में जाकर के हम लोगों ने पाँचों कंटेस्टेंट्स ने अपने-अपने इंडिविजुअली कुछ उन्होंने 20-25 मिनट का टाइम दिया हर हुँ, कंटेस्टेंट को। हमने गाने गाए और मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सोच के कि आई एम हियर, मतलब ये वो जगह है जो एग्ज़ैक्टली। शायद ये बहुत मैं बड़ी अपने बात थी सपने ये में कि सोचती हुँ, थी। हाँ, कि मैं मतलब अपनी चप्पल भी निकाल रही थी तो मुझे लग रहा था ओह! ये तो वही जगह है जहाँ पे लता जी भी आती होंगी, आशा जी भी सही आती बात होंगी। है। तो मैं हर एक वो पल जी रही थी। मुझे जीतना रहमान के पास
क्या गाऊंगी मैं जाकर के सामने, ये सब मुझे नहीं दिख रहा था। मैं वहाँ पर हर एक छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि वाह यार, यहाँ पर ऐसे होता होगा, यहाँ पर लोग बैठते होंगे, वाह वाह बहुत अच्छा है। और फाइनली मैं, सब लोग गा रहे थे, मैं 5वें नंबर पे जाने वाली थी स्टूडियो के अंदर, और सब लोग बाहर आ रहे थे और सबका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। तो मैं और घबराती जा रही थी कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, मैं तो क्या ही गाऊंगी, रहमान सही ने है। मुझे पसंद नहीं करना है। फिर मैं अंदर गई और मैंने गाया, और इतना क्विक था वो, मैं गा के बाहर आती हूँ, और रहमान वैसे भी बहुत शाय हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। रहमान ने आकर के सीधा सामने बोल दिया, ओके शी इज़ द वन हु इज स्टेइंग हियर एंड शी इज़ गोना परफॉर्म विद मी। ग्रेट, आई वाज लाइक ओके मैं विनर हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं ऐसे हो बहुत गई, अच्छा। मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ अभी? तो एवरीवन वाज लाइक अरे यू आर द विनर। आई वाज लाइक ओके फाइनली। वेरी मैं नाइस। मतलब मैं उस चीज में विनर हूँ, इस बात की एक्साइटमेंट नहीं थी मुझे, ये था कि रहमान के साथ मुझे अब यहाँ पर रुकने को मिल रहा है। सरप्राइज था और वो मैं, आपके लिए, आई ताज्जुब। नो, और जो भी कंटेस्टेंट जीत रहा था उसको रहमान के साथ रुकना था फॉर लाइक वेरी 7 days विद हिम। क्या वो करते बहुत, हैं, और क्या उसके साथ बात। सारे रिकॉर्डिंग्स के एक्सपीरियंसेस करने थे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। तो खैर फिर वो हुआ, उसके दौरान हम लोगों की बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई रहमान साहब से। और उसके बाद मैंने उनके साथ नवंबर 17 को परफॉर्म किया था दिल्ली में 2007। हम्म, एंड आफ्टर 6 months उन्होंने मुझे कॉल किया उनकी एक फ़िल्म के लिए। हम्म, उनका फ़िल्म का नाम था अदा, अ जी। म्यूज़िकल जर्नी बाय ए आर हम्म, रहमान। हम्म, तो उस फ़िल्म का टाइटल ट्रैक था जिसका मेल वर्जन राशिद अली ने गाया है। राशिद अली एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं हम्म, हम्म, और बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो उसके फीमेल वर्जन के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था, और उन्होंने मुझे इवनिंग में कॉल किया, मैं मॉर्निंग फ्लाई करके गई, और मैं करीब 1 हफ्ते चेन्नई रुकी, और मैंने अपना गाना कंप्लीट किया। देन आई केम बैक एंड फिल्म रिलीज्ड इन ईयर 2009 एंड इट वाज रियली रियली नाइस। मतलब पूरे एल्बम का बहुत अच्छा वाइब है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाया है, हम्म, सुनिधि, श्रेया, चित्रा जी, हरिहरन जी, रहमान हिमसेल्फ, और उसमें से एक गाना मेरा है, तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी फॉर द एग्जैक्टली। लाइफ टाइम। आई मीन मैं शायद आगे आने वाले समय में जितने भी गाने गा लूँ, बट वो मेमोरी मैं हमेशा चेरिश करूंगी। इट वाज तो सो वंडरफुल फॉर मी। या ग्रेट ग्रेट। तो ये आपके लिए एक बूस्टर बूस्टर की तरह था आपका वहाँ गाना। फिर आपको कैसा लगा जब आपको ये मालूम हुआ कि इतनी बड़ी फिल्म, और मैं कहूँगा कि इतने बड़े संगीतकार जिनके साथ हर किसी का सपना होता है काम करने का, इवन वर्ल्ड में लोग जानते हैं उनको उनके संगीत के लिए। तो कैसा लगा फिर आपको, मतलब ये जान के कि मेरी एक फिल्म बहुत उन्होंने बहुत उन्होंने अच्छा। जब कॉल आपके पास आया, एक आपको लगा कि वो अपनी एक मुझे फिल्म। ऐसा था कि मैं उस वक्त एक स्टूडेंट थी जो इंतज़ार भी नहीं कर रही थी ऐसे किसी ब्रेक का। हम्म, मैं उस वक्त एकदम अनएक्सपेक्टेड एक कॉल आती है मेरे पास, और वो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे, कज़ान अहमद नाम था उनका। हम्म, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अच्छा दिस इज़ कज़ान अहमद कॉलिंग फ्रॉम चेन्नई एंड वी रियली वांट यू टू बी हियर टुमारो इफ़ यू आर ओके विद इट। आई वाज लाइक फॉर व्हाट? सो उन्होंने बताया कि रहमान साहब की एक फ़िल्म है अदा, मैं उसका प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, एंड हमें आपकी आवाज़ इस फ़िल्म के लिए चाहिए। आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी वेरी गुड। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ तो नहीं, बट अपने कुछ खास दोस्तों के साथ ये बात शेयर की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा गया था। और फिर मैं आई और मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद या रिकॉर्ड करने के वक्त मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कुछ जो हो रही है। मुझे बस ये लग रहा था कि हम लोग कभी अपनी जर्नी में ना कुछ ना एक्सपेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम एग्जैक्टली। लोग मतलब ये आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे पास आने में थोड़ा वक़्त लगाती है, या फिर यूँ कह लीजिए हम इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए हम उस वक़्त को ज़्यादा जी पाते हैं जी। कि अरे यार ये इंतज़ार है, इंतज़ार है। अगर आप बिल्कुल बिना सोचे अपनी लाइफ़ में डेडिकेटेडली अपनी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो आपके रास्ते में अपने आप चीज़ें आती जाती हैं। तो ये एक चीज़ सीखने को मिली है मुझे, इसलिए मैं कभी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती हूँ। आई जस्ट डू माय बेस्ट जो मैं अच्छा कर सकती हूँ। बहुत ही मजेदार कहानी है आपकी, मतलब सुन के मुझे लग रहा है कि जैसे कि मेरे पास कॉल आ गया अभी। इतना इतना ज्यादा खुशी हो रही है हाँ, सुन के, बहुत अच्छा मुझे लगा। भी ऐसी हुई थी खुशी। जी। थैंक यू। तो आपकी एक एल्बम थी, सॉरी आपकी एक एल्बम है कि हाँ, स्ट्रीट्स ऑफ बनारस। मैंने हाँ, उसका हाँ। एक गाना इत्तेफाक से मैंने एक गाना उसका सुना था, और वो हुँ, हुँ। क्लासिकल सॉन्ग था।
एरी हाँ आली करके जो सॉन्ग है आपका। एरी अली पिया बिन, हाँ, हाँ, हाँ। यमन तो राग पे आधारित है। हाँ, तो वो फ़िल्म जो थी, हालाँकि वो ये गाना जो था, ये जो आपका राग पर जो बेस्ड ये गाना है, ये कभी मैंने गाया था। हुँ। मैं हालाँकि 6-1 महीने की अच्छा, क्लासिकल अच्छा। ट्रेनिंग मैंने जहाँ ली थी, उन्होंने हाँ, मुझे हाँ, यही अगर यही किसी ने यमन सीखा होगा तो यही बंदिश सीखी हाँ, होगी, तो क्योंकि मुझे ये बंदिश एग्ज़ैक्टली, यमन हाँ, की मुझे सबसे एकदम ज़्यादा याद नहीं है कि फ़ेमस ये है। कब, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गाना गाता हूँ या मुझे क्लासिकल हुँ, आता है, लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैं कभी गया, थोड़ा-सा सीखने के लिए, जानने हुँ। के लिए क्लासिकल के बारे में, तो मुझे ये गाना उस वक़्त गाया हुआ था मैंने प्रैक्टिस में, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए। करेक्ट, करेक्ट। तो एक्चुअली ये एल्बम, हाँ, बताइए, बताइए, आप जी, पहले पूछ तो लीजिए अपना नहीं, पूरा नहीं, नहीं, सवाल। बोलिए, हाँ। बोलिए, आप बोलिए। जी, बताइए। हाँ, तो मैंने ये एल्बम स्ट्रीट्स ऑफ बनारस, ये एल्बम मैंने अभी रिसेंटली रिलीज़ की है, वो हुँ, करीब लॉकडाउन से शायद 2 महीने पहले। और रिलीज़ करने का, मेरा एल्बम रिलीज़ करने का ऐसा कोई वो नहीं था, हुँ, मैं क्या बोलूँ, गोल नहीं था कि मुझे एक एल्बम करनी है। मुझे बस ऐसा था कि मुझे कुछ गाने ऐसे हैं जो लाने हैं सबके सामने, क्योंकि हुँ, हमारी जो जनरेशन है ना आज की, मैं आपसे कह रही थी कि आज की जनरेशन, मतलब ये मैं अनफॉर्चुनेट बोलूँगी उनके लिए कि उन्होंने हमारी संस्कृति, जो संगीत से जुड़ी हुई संस्कृति है, उन्होंने देखी ही नहीं है। देखिए, सही सबको है। लगता है कि गिटार पे 2-4 कॉर्ड्स लगा कर के गा लेना है हुँ, हुँ, सिंगिंग। ये भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है यार, आपको जैसे जिस चीज़ को परस्यू करना है करिए। कोई भी चीज़ आपको परस्यू करनी है करिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आप 2 कॉर्ड्स लगा के भी गाना चाहते हैं तो इट्स टोटली फाइन। जी, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई संगीत को अपनी लाइफ में सीरियसली लेता है, तो उसको समझना चाहिए कि संगीत के पीछे के इतिहास क्या है। हुँ, और मैंने स्ट्रीट्स ऑफ बनारस करने का मेरा ख़ास रीज़न ये था कि मैं ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये जो सब सारी फ़ोक हमारे जो हैं विधाएँ हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो मैं सबके सामने ला सकूँ। तो उस एल्बम की सबसे ख़ास बात ये है कि मैंने जो भी गाने गाए हैं वो सब हैं तो बहुत क्लासिकल, हुँ, बट उसको ट्रीट बहुत ऐसे किया गया है कि आज की जनरेशन उसको एन्जॉय कर सुन सके। सके, हाँ। उसको ट्रीट हमने ऐसे कर दिया है कि उसको कोई सुन के ये ना कहे अरे यार ये क्लासिकल म्यूजिक मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मैं खुद भी क्लासिकल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर पाती हूँ। हुँ, मुझे थोड़ा सा एक ट्विस्ट चाहिए होता है, तो वो ट्विस्ट के साथ मैं आई हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि यार गाना एक्चुअली तो वही है, बट इसमें कितना मज़ा आ रहा है सुनने नहीं, में। ये मेरे साथ तो ये हुआ। मेरा खास रीज़न था। ये हाँ, हुआ मेरे साथ, होता जब है मैंने ना उसको ऐसा। सुना, हाँ। जब मैंने उसको सुना, हम्म, तो वो एक अलग तरीका था गाने का या रियाज़ करने का, लेकिन हाँ, यहाँ ये जो सुना मैंने, ये बिल्कुल इसका एक म्यूज़िक अलग था इसका, मतलब बहुत हाँ, ही हाँ। एक नया-सा कुछ हाँ, इसका था। अरेंजमेंट बहुत अलग किया हाँ, हुआ है। बहुत अलग इसी था। तरह से बाकी के गाने भी हैं, आप सुनिएगा, नहीं, आपको बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। इस एल्बम को करने के बाद से मैं 2-4 ऐसे मतलब मेरे गुरु रहे हैं, जिनके हुँ, पास मैं गई, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज जी। मैं जब दिल्ली में थी, तो मैं महाराज जी से बहुत सारी ठुमरियाँ सीखी हैं मैंने। हुँ, उनके साथ स्टेज पे कई बार वेरी गाया गुड। भी है, क्योंकि उस वक़्त उनको परफ़ॉर्म करना होता था, तो लाइव किसी की सिंगिंग चाहिए होती थी। तो मैं एक डील कर ली थी मैंने महाराज जी के साथ कि महाराज जी आप मुझे सिखा दो, मैं आपको एक सिंगर फ्री का दे देती हूँ। तो बहुत महाराज लकी जी बोलते हैं है। चल इसी बात पे तू सीख ले। तो मैं अपना उनके साथ मंच पे उनके लिए गाती भी थी और इसी बहाने मेरा सीखना भी हो जाता था। तो मैंने महाराज जी से जो भी सीखा था, जो भी चीज़ें की थी, मैंने उनके गाने तो अभी नहीं गाए हैं इस एल्बम में, बट हाँ, जी, उनकी सीख जो है ना, उनकी जो जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो मैंने इस्तेमाल करी है अपने गाने में। और मैं जब एल्बम रिलीज़ कर लिया तो मैं महाराज जी के पास सॉरी। गई भी थी। मैं आपको वो वीडियो शेयर करूँगी। जी, महाराज जी को गाने सुनाए थे। महाराज जी वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो तुमने अच्छा काम किया, लोगों तक पहुँचाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। तो महाराज जी बहुत खुश हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास मैं एल्बम लेके गई थी, स्पेशली इसलिए ताकि लोगों को समझ। अनफॉर्चुनेट है ये कि हुँ, बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है कभी-कभी किसी गाने का। हुँ, नाम कह मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग सुन लेते हैं, मिलियन व्यूज़ हो जाते हुँ, हैं ओवरनाइट। तो वो ऐसा सीन तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी उतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैंने कुछ रिलीज़ किया है एंड पीपल विल बी वेटिंग कि अरे पारुल का कुछ आ रहा है। तो मुझे खुद जाना पड़ेगा लोगों के पास कि लिसन टू दिस हुँ, एल्बम एंड प्लीज़ लेट मी नो, आप अपना फीडबैक दीजिए। मैं मिलियन व्यूज़ के पीछे नहीं भाग रही हूँ। हुँ। मैं चाहती हूँ कि 10 लोग सुने, बट 10 लोग अच्छे सुने। अच्छे नहीं, सुनने वाले लोग वो हों, गाना नीश मैंने ऑडियंस तक आपका सुना, पहुँचे। वो गाना मैंने आपका सुना और यकीनन बहुत ही प्यारा था, और मैं बाकी के पूरे सारे सॉन्ग मैं उसको सुनूँगा। और सबसे बड़ी बात हुँ, ये है कि आप बहुत लकी हैं कि आपने बहुत ही अच्छे लोगों के साथ काम किया है। थोड़ा ही सही, थैंक यू। कहाँ ए आर रहमान साहब, कहाँ पंडित जी की बात जहाँ आपने की, मतलब हाँ। दिग्गज लोग हैं ये नहीं, नहीं, हिंदुस्तान ये तो और है। के। मैं अपनी अपनी लाइफ में मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बैठने को मिल जी, रहा है, क्योंकि पूरा जीवन निकल जाता है। मैं नहीं चाहती कि हम लोग, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो
इस दुनिया में नहीं है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। तो मैं जब सुनती हूँ तो लगता है कि काश मेरे भी जीवन में ऐसा कोई पल आया होता था कि मैं उनके साथ थोड़ा ही समय सही बैठ के सीख पाई होती। तो मैं इस मायने में कहूँगी कि मैं लकी हूँ कि मुझे महाराज जी का साथ मिला और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी अभी बातें निकलेंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जी आएँगे, लेकिन अभी जो मुझे रिसेंटली अभी याद आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही जी। हूँ। तो पारुल जी, हम चाहेंगे कि आप एक गाना आप हमें अगर सुनाएंगे कुछ भी गा ज़रूर, के, तो ज़रूर। क्या सुनाऊँ आपको, किस टाइप का गाना मैं यहाँ पर? मैं चाहूंगा सेमी क्लासिकल अगर सुनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाँ, क्लासिकल फिर परफेक्ट, लोगों के लिए परफेक्ट। थोड़ा सा। हुँ, जी हुँ, हुँ। मैं अपनी एल्बम का ये गाना गाती जी हूँ बिल्कुल। और वो चैती है। जी। चैत माह में गाई जाती है। हमारे और हिंदी महीने से चैत माह जो इंग्लिश महीने से अगर देखा जाए तो मई, अप्रैल, मई, जून का महीना होता है। जी तो चैत माह में गाने वाली ये एक गीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एहि ठैहा मोतिया हेराय गनी रामा, कहवा मैं ढूंढूं एहि ठैहा मोतिया हेराय गनी रामा, कहवा मैं ढूंढूं एहि ठैहा। कोठवा पे ढूंढली, अटरिया पे ढूंढली, कोठवा पे ढूंढली, अटरिया पे ढूंढली, ढूंढी अइली सैया के सजरिया हो रामा, ढूंढी अइली सैया के सजरिया हो रामा, कहवा मैं ढूंढूं एहि ठैहा मोतिया हेराय गनी रामा, कहवा मैं ढूंढूं। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग थैंक यू। गाया आपका। अच्छा, एक 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 बात आप मुझे बताइए, अभी आपकी एक फिल्म जो भी हाल ही में एक अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, में हाँ। आपके कुछ सॉन्ग थे, राइट? अब तो नहीं, हम। अंग्रेजी में कहते हैं मैंने एक सॉन्ग है मोहित चौहान का, हम्म। तेरा हुआ मैं जब से, उस सॉन्ग के बैकिंग वोकल्स मैंने किए हैं। ओके। तो वो गाना है ऐसा, और अभी एक फिल्म और आ रही है जिसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, लेकिन उस जी। फिल्म के 2 गाने मैंने गाए हैं वेरी और नाइस। होपफुली लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और वो रिलीज हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी हम इंतजार करेंगे उस फिल्म। अच्छा, एक बात हमें बताइए कि भविष्य को लेकर अब आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग्स हैं? भविष्य बस वर्तमान है मेरा, जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है। मैं बहुत अंदर से चाहती हूँ कि मैं संगीत को ऐसे ही जीती रहूं और भी अच्छा करूं, और बहुत सारे कलाकारों के साथ मुझे काम करना है। मेरा जो एम है वो एक्चुअली यही है, मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिल करके बहुत कुछ कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा म्यूज़िक सबके सामने लाना है। मेरा प्लान था भी ये, अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन चल रहा है। मेरी ये जो एल्बम थी स्ट्रीट्स ऑफ बनारस, उसके राइट अवे मैं उसके तुरंत बाद ही ये करना चाहती थी कि मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे जिनका बहुत अच्छा नाम भी है और हम्म। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ और भी गाने लेके आऊँ लोगों के सामने, और यही करते रहना है बस, म्यूज़िक म्यूज़िक। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि लोगों तक संगीत अच्छा पहुँचे, जी, और इस चीज़ के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। बहुत खूबसूरत। तो पारुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू और सो मच मैं राहुल कि कोशिश आपने करूंगा। ये वक्त लिया। जी। और हम कोशिश करेंगे कि कभी हम इस सेशन को कभी हम लाइव कर पाएँ, कभी हम बॉम्बे आ पाएँ, कभी आपसे मुलाकात ज़रूर, हो। और तब तक के लिए हम होपफुली इसको यहीं होपफुली। इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करते हैं। और जी, थैंक यू जी। अगेन, तब तक के लिए। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू।